पिछले ज़माने का जिक्र है। किसी गांव में एक मोची रहा करता था जो गैर शादीशुदा था। वो दिन भर लोगों के जूते सिलाई करता और उससे उसे जो पैसे मिलते उससे अपना गुजर बसर चलाता। उसकी आमदन इतनी कम थी कि मुश्किल ही से अपना पेट भर सकता था, इसलिए उसने अपनी शादी के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। एक दिन ऐसा हुआ कि उसका खिचड़ी खाने का दिल चाहा। उसने कई दिनों से खिचड़ी नहीं खाई थी। चनाचे वो बाज़ार से चावल और कुछ मूंग की दाल खरीद कर ले आया और बड़े चाव से खिचड़ी तैयार की। जब खिचड़ी पककर तैयार हो गई तो उसने एक बड़े से थाल में उसे डालकर रख दिया ताकि ठंडी हो जाए। फिर उसने सोचा कि जब तक खिचड़ी ठंडी होती है इतनी देर में लोगों के जूते वापस कर आता हूँ। ये सोचकर वो खिचड़ी को वहीं पर छोड़कर लोगों के सिलाई किए हुए जूते वापस देने के लिए चला गया। इत्तेफाक से एक गीदड़ भी जंगल से घूमता घुमाता इधर को निकल आया। उसने जुलाहे का घर खाली देखा तो अंदर घुस आया। जब उसने सामने देखा तो एक बड़ी सी थाली में ताज़ा ताज़ा खिचड़ी रखी हुई थी। गीदड़ भूखा तो था ही, उसने आओ देखा ना ताओ और जल्दी जल्दी खिचड़ी खाने में लग गया। अभी वो पूरी खिचड़ी ख़त्म भी नहीं कर पाया था कि बदकिस्मती से बाहर से मोची आ गया। मोची भी खिचड़ी खाने के लिए बेताब था और उसे जल्दी थी कि जल्दी से घर जाऊं और खिचड़ी खाऊं। इसीलिए वो लोगों के सिलाई किए गए जूते जल्दी जल्दी वापस करके घर आ गया था। लेकिन जब उसने घर आकर ये देखा कि गीदड़ मज़े से खिचड़ी खा रहा है तो उसने जल्दी से घर के दरवाजे बंद किए और गीदड़ को एक रस्सी से पकड़कर बांध दिया। उसके बाद मोची ने एक मोटा सा डंडा पकड़ा और जी भर के उसकी मरम्मत की। वो थोड़ी थोड़ी देर बाद उठता और डंडा लेकर गीदड़ की ठुकाई शुरू कर देता और जब थक जाता तो फिर अपने काम काज में लग जाता। गीदड़ दिल ही दिल में सोचने लगा, अगर ये मुझे यूं ही मारता रहा तो मेरा जिंदा बचना मुहाल है। गीदड़ यूं ही मार खाते जा रहा था और वहाँ से निकलने की तरतीबें भी सोच रहा था, मगर बंधा हुआ था, भाग भी नहीं सकता था, लिहाजा पिट पिटाकर खामोश हो जाता। रात जैसे तैसे गुजर गई और सुबह जब मोची अपने काम पर गया तो गीदड़ सोचने लगा, यही मौका है कुछ ना कुछ करने का, कोई अच्छी तरकीब सोचनी चाहिए। गीदड़ कुछ देर बैठा सोचता रहा और आखिर उसके जहन में एक तरकीब आई। उसने इर्द गिर्द चक्कर लगाकर अपने आप को रस्सी से और भी जकड़ लिया और इस तरह से चीखने लगा जैसे अपने साथियों को बुला रहा हो। जंगल बिल्कुल करीब था, इसलिए जब दूसरे गीदड़ों ने उसकी आवाज़ सुनी तो वो भी ज़ोर ज़ोर से चीखने लगे। जंगल में जो गीदड़ बोलने लगे थे उनमें एक गीदड़ ऐसा भी था जो उस गीदड़ का दोस्त था, जो खिचड़ी खाकर इस मुसीबत में फंस गया था। उसने जब अपने दोस्त की आवाज़ सुनी तो वो ये जानने के लिए कि उसका दोस्त कहाँ है तो वो और भी ज़्यादा ज़ोर से चीखने लगा। जब उसे इस बात का अंदाज़ा हो गया कि उसका दोस्त इस गांव में है और उसे ढूंढने के लिए उसी गांव की तरफ आ गया और ढूंढता ढूंढता आखिरकार मोची के घर के पास पहुंच गया। उसने कान लगाकर सुना तो उसकी आवाज़ उसी मोची के घर से आ रही थी। उसने अंदर झांक कर देखा तो उसका दोस्त रस्सियों से बंधा हुआ था। वो जब उसके करीब पहुंचा उसने अपने दोस्त से पूछा, क्यों दोस्त, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम यहाँ पहुँचे कैसे? और रस्सियों से बंधे हुए गीदड़ की इस कदर पिटाई हो चुकी थी कि उसका सारा जिस्म सूज चुका था और इस वजह से वो बहुत मोटा ताज़ा दिखाई दे रहा था। जब उसने अपने दोस्त को अपने पास देखा तो उसने अपने दर्द को छुपाने के लिए कदरे मुस्कुराहट के साथ कहा, हम तो ऐश कर रहे हैं दोस्त, तुम तो जंगलों में मारे मारे फिरो। दूसरे गीदड़ ने जब उसे देखा तो वो वाकई मोटा ताज़ा मालूम हो रहा था। उसने उससे सवाल किया, फिर भी तुम हमें बताओ कि तुम्हें ये कामयाबी कैसे मिली? रस्सियों से बंधे हुए गीदड़ ने बड़ी चालाकी और होशियारी से काम लेते हुए कहा, मैं तुम्हें ये राज बताने के लिए तैयार हूँ, मगर एक शर्त पर। वो क्या? मुझे जल्दी बताओ। दूसरे गीदड़ ने कहा, वो शर्त ये है कि तुम किसी को हरगिज़ नहीं बताओगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम मुझसे वादा ले सकते हो कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा। इस पर रस्सियों से बंधे हुए गीदड़ ने कहा, दरअसल बात यह है कि मुझे निहायत रहमदिल और नेक आदमी ने पकड़ लिया है। वह मेरी बहुत खातर तवज्जो करता है और तुम देख नहीं रहे कि उसने कैसे मुझे रस्सियों में जकड़ा हुआ है कि मैं कहीं अपने आप को छुड़ाकर यहाँ से चला ना जाऊँ। फिर उसने अपने ऊपर बंधी हुई रस्सियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो मैं किस कदर मोटा ताज़ा हो गया हूँ। वो आदमी मुझे हर रोज़ हलवा पूरी खिलाता है। दूसरा गीदड़ उसकी बातें सुन रहा था और दिल ही दिल में सोच रहा था कि काश ये मौका मुझे मिल जाए। हलवा पूरियों के नाम से उसके मुंह में पानी आ चुका था। बंधे हुए गीदड़ ने जब ये देखा कि उसका दोस्त उसके फरेब में आ चुका है तो वो आहिस्ता से बड़ी राजदारी के साथ कहने लगा कि तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ कि तुम मेरी रस्सियाँ खोल दो
اور میں تمہیں اپنی جگہ پر باندھ دیتا ہوں، اور اس طرح سے تم بھی 2-3 روز میں میری طرح موٹے تازے ہو جاؤ گے اور خوب عیش کرو گے۔ باہر سے آنے والا گیدڑ بیوقوف تو بن ہی چکا تھا، اس لیے خوش ہو کر بولا، ہاں دوست، اچھا ہے، تمہاری مہربانی سے میں بھی 2-4 روز حلوہ پوری کھا لوں گا۔ لو میں تمہاری رسیاں کھول دیتا ہوں اور تم مجھے اپنی جگہ پر باندھ دو۔ اس کے بعد اس نے بندھے ہوئے گیدڑ کی رسیاں کھول دی۔ بندھے ہوئے گیدڑ نے خود وہاں سے آزاد ہو کر اسے وہاں پر باندھ دیا اور وہاں سے چلتا بنا۔ ادھر جب موچی اپنے کام سے گھر واپس آیا تو اس نے قریب پڑا ہوا ڈنڈا اٹھایا اور گیدڑ کی مرمت شروع کر دی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ یہ وہی گیدڑ ہے یا کوئی اور۔ اس نے اپنا غصہ اتارنے کے لیے گیدڑ پر ایسی لاٹھیاں برسائی کہ وہ چیختا ہی رہ گیا۔ وہ بہت گھبرایا کہ یہ کیسا حلوہ پوری ہے جو مجھے مل رہا ہے۔ خیر کچھ دیر تو وہ خاموشی سے پٹتا رہا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ موچی تو کسی صورت بھی بس نہیں کر رہا تو اس نے موچی سے کہا کہ تم مجھے اس طرح سے کیوں مار رہے ہو؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ ادھر جب موچی نے گیدڑ کو دیکھا کہ وہ انسانوں کی طرح باتیں کر رہا ہے تو وہ بہت حیران ہوا اور سوچنے لگا کہ اس سے پہلے تو یہ نہیں بولتا تھا۔ اس نے دل میں خیال کیا، یقیناً یہ مجھے پہلے بیوقوف بنا رہا تھا، اس لیے اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی تھی، اور اب شاید یہ بہت زیادہ مار کھا چکا ہے اس لیے مجھ سے باتیں کرنے لگا ہے۔ موچی نے 2-4 ڈنڈے اور برسائے اور کہنے لگا کہ جب تک میں اپنی کھچڑی کا بدلہ پورا نہ لے لوں تو تمہیں اس طرح سے مارتا رہوں گا۔ بتاؤ تم نے میری کھچڑی کیوں کھائی؟ گیدڑ بیچارے کو اب پتہ چلا کہ اس کے دوست نے بیچارے موچی کی کھچڑی کھائی تھی اور اسی لیے اس نے اسے باندھ رکھا تھا۔ اس نے موچی سے کہا کہ میں نے تمہاری کوئی کھچڑی نہیں کھائی ہے۔ پھر اس نے بتایا کہ میں جب یہاں پر آیا تو یہاں ایک گیدڑ رسیوں سے بندھا ہوا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اگر تم یہاں میری جگہ پر بندھ جاؤ تو ہر روز ہی حلوہ پوری کھانے کو ملے گی، لہٰذا میں نے اسے یہاں سے کھول دیا اور وہ خود اپنی جگہ پر مجھے باندھ کر یہاں سے چلا گیا ہے۔ اب تم آئے ہو تو تم نے آتے ہی میری پٹائی شروع کر دی ہے۔ گیدڑ کی ساری باتیں سن کر موچی بولا، میں تمہارے سب مکر جانتا ہوں۔ اتنا کہہ کر اس نے 2-4 ڈنڈے اور گیدڑ کی کمر پر جڑ دیے۔ اب تو گیدڑ اور بھی گھبرایا اور سوچنے لگا کہ یہ تو مجھے جان سے ہی مار ڈالے گا۔ چنانچہ وہ موچی کی منت سماجت کرتے ہوئے بولا، اگر تم مجھے آزاد کر دو تو میں تمہاری شادی بادشاہ کی بیٹی سے کروا دوں گا۔ گیدڑ بولا، کیا کہا؟ موچی کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ بادشاہ کی بیٹی سے میری شادی؟ اس نے بڑے تعجب سے پوچھا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہاں میں غریب موچی اور کہاں بادشاہ کی بیٹی؟ کیا تم مجھے بیوقوف بنا رہے ہو؟ اس پر گیدڑ بولا، نہیں، کہ میں سچ میں تمہاری شادی بادشاہ کی بیٹی سے کروا دوں گا۔ موچی حیرانی سے بولا، کیا واقعی؟ لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا۔ گیدڑ کہنے لگا کہ میں تم سے وعدہ کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ میں اپنی بات کو پورا کروں گا۔ گیدڑ کی اس یقین دہانی کے بعد موچی نے اسے آزاد کر دیا۔ گیدڑ آزاد ہونے کے بعد موچی سے کہنے لگا، تم گھر میں ٹھہر کر میرا انتظار کرو، میں بہت جلد تمہارے لیے خوشخبری لے کر آؤں گا۔ اتنا کہہ کر گیدڑ وہاں سے رخصت ہو گیا۔ گیدڑ گاؤں سے نکل کر دریا کے کنارے پر پہنچ گیا۔ اس نے دریا کو پار کیا اور دوسرے کنارے پر پہنچ کر اس نے انسانی روپ دھار لیا۔ دریا کے اس پار ایک دوسرے بادشاہ کی حکومت تھی جس کا محل دریا سے کچھ ہی فاصلے پر واقع تھا۔ اس نے اپنے آپ کو الچی بنا لیا اور بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا۔ بادشاہ نے اسے دیکھا تو پوچھا کہ اے اجنبی تو کون ہے اور یہاں کس گھر سے آیا ہے؟ جواب میں اس نے سر جھکا کر کہا کہ بادشاہ سلامت، میں آپ کے پڑوسی ملک کے بادشاہ کا الچی ہوں۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو اسے بڑی عزت کے ساتھ پیش آیا اور اسے اپنے پاس بیٹھنے کے لیے جگہ دی اور اسے پوچھا، اے الچی کہو کہ تمہارے بادشاہ کا ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ الچی نے ادب سے کہا کہ اے بادشاہ، ہمارا بادشاہ ابھی کنوارا ہے اور اس نے آپ کی بیٹی کے لیے شادی کے لیے پیغام بھیجا ہے۔ اتفاق کی بات تھی کہ اس بادشاہ کی ایک بیٹی تھی اور وہ جوان تھی اور بادشاہ اس کے رشتے کے لیے پریشان تھا اور وہ اسی انتظار میں تھا کہ کسی سلطنت سے اس کی بیٹی کے لیے رشتہ آئے۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ رشتہ خود بخود ہی آ گیا ہے تو وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے الچی سے کہا کہ ہمیں یہ رشتہ منظور ہے اور اس نے ساتھ ہی شادی کے لیے تاریخ بھی طے کر دی اور الچی کو بہت سے قیمتی تحائف دے کر رخصت کیا۔ الچی وہاں سے رخصت ہو کر دوبارہ دریا پر آیا اور وہاں پہنچ کر پھر گیدڑ کے روپ میں آ گیا اور دریا پار کر کے سیدھا گاؤں کی طرف چل دیا۔ گاؤں پہنچ کر وہ سیدھا موچی کے گھر پہنچ گیا۔ آگے موچی بھی اس کا منتظر تھا۔ اسے دیکھتے ہی خوش ہو کر بولا، کیا خوشخبری لائے ہو؟ گیدڑ نے بڑے اطمینان سے جواب دیا کہ تمہاری شادی کی بات طے ہو گئی ہے اور فلاں تاریخ کو تمہاری شادی ہے۔ یہ سن کر موچی نے گھبرا کر کہا، مگر میرے پاس تو ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے،
इस पर गीदड़ ने कहा कि तुम फिक्र न करो। गीदड़ ने इतना कहा और मोची को हैरान परेशान छोड़कर वहाँ से चला गया। हकीकत ये थी कि मोची को अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी शादी किसी बादशाह की बेटी से होने वाली है। ये अनहोनी बात थी। लेकिन जब उसी तारीख को गीदड़ सुबह सवेरे उसके पास पहुँच गया तो उसे और भी ताज्जुब हुआ और गीदड़ ने उससे कहा कि जल्दी करो, मेरे साथ चलो, आज तुम्हारी बादशाह की बेटी से शादी है। भला मोची को क्या साजो सामान लेना था। वो खामोशी से गीदड़ के पीछे पीछे चल दिया और गीदड़ उसे अपने साथ लेकर गांव से बाहर उसी दरिया के करीब पहुंच गया। उस वक्त दरिया के किनारे पर एक धोबी कपड़े धोने के लिए आया हुआ था। गीदड़ ने उसे एक सोने की मोहर दी और कहा कि तुम्हारे पास जितने भी कपड़े हैं इन्हें आसपास दरख्तों और झाड़ियों की तरफ फैला दो। धोबी को मुफ्त में सोने की मोहर मिल चुकी थी, उसे और क्या चाहिए था। उसने वो कपड़े जो वो धोने के लिए गठड़ी बांधकर लाया था गीदड़ के कहने के मुताबिक दरिया के पास झाड़ियों और दरख्तों पर फैला दिए। गीदड़ ने जब देखा कि उसने कपड़े फैला दिए हैं तो वो एक रुई बेचने वाले के पास गया और उसे सोने की एक मोहर देकर बोला, तुम धुनी हुई रुई के चंद गट्ठे दरिया के किनारे के पास पहुंचा दो। रुई बेचने वाले आदमी ने सोने की मोहर लेकर धुनी हुई रुई के कुछ गड्ढे दरिया के किनारे पर पहुंचा दिए। और जब ये सब कुछ हो चुका तो गीदड़ ने जुलाहे से कहा, जैसा मैं कहूँ तुम वैसा ही करना। मोची ने कहा कि हाँ, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। उसके बाद गीदड़ ने मोची को समझाते हुए कहा कि मैं दरिया के उस पार जा रहा हूँ और तुम मुझे यहाँ से वहाँ जाते हुए देखते रहना। जब तुम मुझे देख लो कि मैं बादशाह के महल में दाखिल हो रहा हूँ तो तुम धोबी से कहना कि तुम अपने सारे कपड़े उतार कर ले जाओ जो उसने दरख्तों और झाड़ियों पर फैलाए हैं। उसके बाद तुम धुनी हुई रुई के गट्ठे इकट्ठे करके थोड़ी थोड़ी रुई दरिया में डालना शुरू कर देना, बाकी मैं खुद ही सब कुछ ठीक कर लूँगा। गीदड़ मोची को ये हिदायत देकर खुद दरिया में तैरता हुआ दूसरे किनारे पर पहुँच गया। दूसरे किनारे पर पहुँचकर उसने फिर से इल्ची का रूप धार लिया और बादशाह के महल की तरफ चला गया। दूसरी तरफ बादशाह शहजादी की शादी करने के लिए पूरी तैयारियां करके बैठा था और शाही बारात का मुंतजिर था। उसने इसी इंतजार में महल की छत पर चढ़कर देखा तो धोबी ने जो कपड़े दरख्तों और झाड़ियों पर फैला रखे थे उन्हें देखकर बादशाह को यूं लगा कि जैसे बारात ने दरिया के उस पार पड़ाव डाल रखा है और यहाँ पहुँचने ही वाली है, और वो इसी इंतजार में बैठा था। गीदड़ जैसे ही इल्ची के रूप में बादशाह के महल में पहुंचा, पीछे मोची ने गीदड़ की हिदायत के मुताबिक धोबी से कहा कि वो जल्दी जल्दी अपने सारे कपड़े दरख्तों और झाड़ियों पर से उतार ले। इसके बाद ही वो जल्दी जल्दी धुनी हुई रुई के बड़े बड़े गाले दरिया में डालने लगा। दरिया में रुई के गाले डूबते तैरते दूर से इस तरह से मालूम हो रहे थे कि जैसे बड़ी बड़ी कश्तियाँ दरिया में डूब और तैर रही हों। उधर इल्ची जैसे ही बादशाह के महल में पहुंचा तो उसने रोना धोना शुरू कर दिया। उसे इस तरह से रोता पीटता देखकर बादशाह बहुत परेशान हुआ और उससे पूछने लगा, तुम्हें क्या हुआ और शहजादी की बारात कहाँ है? बादशाह सलामत, बहुत बुरा हुआ। हमारा बादशाह बारात के साथ दरिया को पार कर रहा था कि ज़बरदस्त किस्म का तूफान आ गया। तमाम साजो सामान, अमीरो वजीर, रिश्तेदार और फौज के आदमी कश्तियाँ समेत ही डूब गए। और हमारा होने वाला दामाद कहाँ है? क्या वो भी डूब गया? बादशाह ने परेशान होकर पूछा। इस पर इल्ची ने कहा कि बादशाह सलामत, खुशकिस्मती से मैं और बादशाह ही बचे हैं, और वो भी तन के कपड़ों के साथ, और बादशाह सलामत का तो लिबास भी झेर झेर हो गया था। एक गरीब आदमी से कपड़े लेकर उन्हें पहनाए गए हैं, मगर वो इस वक्त है कहाँ? बादशाह ने परेशान होकर पूछा। हजूर, इस वक्त वो दरिया के पार अकेले तन्हो तनहा बैठे हैं। ये सुनते ही बादशाह ने अपने वजीरों और सिपाहियों को हुक्म दिया कि अभी जाएं और पूरी शानो शौकत के साथ हमारे होने वाले दामाद को महल में लाएं। हुक्म की देर थी कि उसी वक्त फौज के सिपाही मोची को लेकर महल में पहुंच गए। उस वक्त तक धोबी अपने सारे कपड़े समेटकर जा चुका था और रुई के बड़े बड़े गाले दरिया में डूब चुके थे। सिर्फ मोची हैरान परेशान दूसरे किनारे पर बैठा ये सब कुछ देख रहा था। उसके बाद मोची को कश्ती के जरिए दरिया पार करवाया गया और बड़ी शानो शौकत के साथ बादशाह के महल में पहुंचा दिया। जब बादशाह ने अपने होने वाले दामाद को जिंदा पाया तो उसे देखकर बहुत खुश हुआ, और इस तरह से शहजादी और मोची की शादी बड़ी धूमधाम से कर दी गई। शादी के बाद इल्ची ने बादशाह से कहा कि आलम पना, अगर इजाज़त दें तो एक बात अर्ज़ करूं। बादशाह बोला, ज़रूर कहो, हमारी तरफ से इजाज़त है। इल्ची ने बड़े आदाब के साथ कहा, आलम पना, आपके दामाद का सब कुछ लुट चुका है। माँ बाप, रिश्तेदार, अमीर वजीर सब डूब गए हैं और अब वो बिल्कुल तन्हा हैं, और पीछे खबर नहीं कि महल पर भी किसी ने कब्ज़ा कर लिया हो, क्योंकि बारात की तबाही की खबर पीछे पहुंच चुकी थी। इसलिए इनका वापस जाना बेकार है।
क्यों ना इन्हें यहीं पर रुकने के लिए मजबूर किया जाए। इत्तेफाक से बादशाह पहले ही से ऐसा सोच रहा था। बादशाह की एक ही बेटी थी और वो उससे बहुत प्यार करता था। उसे इल्ची की ये बात बहुत पसंद आई। उसने दिल में सोचा, इस तरह से उसकी बेटी भी उसके नज़रों के सामने रहेगी और मुझे भी सल्तनत में मेरा हाथ बटाने वाला मिल जाएगा। उसने इल्ची से कहा, क्या हमारा दामाद इस बात को मान जाएगा? इल्ची झट से बोला, हजूर ये आप मुझ पर छोड़ दें, मैं उन्हें राज़ी कर लूँगा। बादशाह खुश था कि अब उसकी बेटी उसकी नज़रों के सामने ही रहेगी। चनाचे मोची को वहीं पर एक महल दे दिया गया, जहाँ मोची शाही शान शौकत के साथ वहाँ पर रहने लगा। चंद रोज़ तक गीदड़ भी वहीं पर इल्ची के रूप में उनके साथ रहा। फिर एक रोज़ मोची से कहने लगा कि देखो, मैंने तुमसे जो वादा किया था उसे पूरा कर दिया है, अब मुझे इजाज़त दो ताकि मैं भी अपने साथियों से जा मिलूं। मोची ने उसे बहुत रोकना चाहा, लेकिन वो ना माना और रुखसत होकर एक बार फिर अपने असली रूप में आकर अपने दोस्तों से जा मिला। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।